हाँ जी, इसमें ये 5 एक्ट प्ले है। रेस्टोरेशन कॉमेडी भी इसको कहा जाता है, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी इसको कहा जाता है, यानी कि अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं लोग जो। टाइटल जो है वो उसका ये मतलब है कि उस टाइम पे जो चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो एक आम सी बात थी, मतलब एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशंस भी हैं, तो दिस इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दिस नॉट आ समथिंग न्यू कि जो मतलब जिसको बंदा देख के कि ये क्या बात है। तो इसमें जो थीम्स हैं, मतलब अडल्ट्री जो है वो इसमें दिखाई हुई है। इसके अलावा जो मनी है, मैरिज है, लव है, वो सब कुछ सोशल मैनर्स टाइम पे जो लोगों के थे, जो मतलब मनी थी वो फीलिंग से ज़्यादा या इमोशन से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो चुकी थी उस टाइम पे। इसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है। तो हाँ जी, हमारे पास जो सबसे पहले कैरेक्टर्स की शॉर्ट्स लिस्ट हम देख लेते हैं। मीला मार्ट है, लेडी विश फॉर्ट है जो कि बड़ा अहम करदा, मतलब सारे इसमें थोड़े से करेक्टर हैं लेकिन सबका ही अपना बड़ा पावरफुल रोल है। ये वेल्दी वीमेन है। और मिराबेल जो है, ये जो हमारा हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। मिसेस मारवुड है जो कि दोस्त है लिडविश फोर्ट की। उसके अलावा सर विलफुल है जिससे शादी हो जाती है उस लड़की की, जो हमारी हीरोइन है। सॉरी, इससे फेनाल से होती है इसकी शादी, ठीक है, जो हीरोइन होती है हमारी। फिर मिसेस फिनाल है जो कि हाँ जी, फिनाल और मिसेस फिनाल जो हैं, जो दो कैरेक्टर हैं, ये भी जो हैं अजीब सा काम कर रहे होते हैं, फिनाल और, यानी कि इनके आपस में भी रिलेशंस होते हैं। तो ये एक बड़ा मतलब मोरालिटी के हवाले से अजीब सा प्ले है इसमें। तो इसमें सबसे पहले जो ड्रामा शुरू होता है, जो प्ले शुरू होता है, तो इसमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारी हीरोइन है, जो मीराबेल जो है, इसका जो सॉरी, इन दोनों के नाम हमेशा मेरे से मिक्स हो रहते हैं। एक मिनट, जो हाँ जी, मीराबेल जो है ये हमारा हीरो है और मेला माउंट जो है ये हमारी हीरोइन है। अब क्या होता है कि मेराबेल जो है ये और मेला माउंट जो है ये इंटरेस्टेड है, रिलेशनशिप में है। तो मीला माउंट जो है ये विडो है, क्योंकि इसकी शादी हुई थी, मतलब शादी होती है इसकी, तो इसका हस्बैंड काफ़ी अमीर था, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी सारी जायदाद जो है वो अपनी बेटी के नाम, अब सॉरी अपनी जो वाइफ थी उसके नाम कर दी है। तो अब ये काफ़ी अमीर है। अब ये दोनों रिलेशन में हैं, तो लेकिन इन दोनों की आपस में शादी नहीं हो रही है। तो जो मिराबेल है ये एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, मतलब वेमनाइजर है। शादी से पहले भी ये आपस में रिलेशन में थे, इसकी शादी हो गई, ये विडो हो गई, ये वापस आती है, फिर से ये दोनों जो हैं ये अब इनके आपस में ताल्लुकात हैं। अब इस एक्ट वाइज जो इसकी शॉर्ट सी समरी आपके सामने मैंने रखी हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मिलामेंट जो है वो चाहता है कि इसकी जो शादी है वो किसी और से करवा देना चाहता है। मतलब खुद शादी से नहीं करता। तो यहाँ पे शादी वो खुद क्यों नहीं करता, इसकी जो एक्चुअल रीज़न है वो हमें प्ले में नहीं बताई गई है। तो इसकी शादी एक और आदमी से करवा देता है, और वो आदमी जो है वो इतना मतलब अच्छा नहीं होता। फिर यहाँ पे जो हमारा जो कैरेक्टर है, हाँ जी, अब उसकी शादी उससे हो चुकी है। तो अब जो मिराबेल जो है इसको क्या चाहिए कि इसको मतलब टाइम पास करने के लिए कोई एक और कैरेक्टर चाहिए। तो ये क्या करता है, एक और लड़की जो होती है उसके साथ ये अपनी फ्लैटरी शुरू कर देता है। लेकिन उसकी अप्रूवल के लिए, शादी के अप्रूवल के लिए उसकी जो आंट है लेडी विश फोर्ट्स, उसका अप्रूवल चाहिए, क्योंकि डाउरी जो है उसकी 6000 इसको मिलने होते हैं। आई थिंक करेंसी का नाम रोजन्स होता है शायद, वो इसको मिलने होते हैं। तो अगर लेडी विश फोर्ट जो हैं वो उसको डिनाई कर दें तो वो जो है उसको फिर पैसे ज़ाहिर नहीं मिलेंगे। लिहाजा जो हीरो है मिराबेल जो होता है वो क्या करता है, लेडी विश फोर्ट जो है उसको मतलब उसको राज़ी करने के लिए, उसकी जो नीस जो होती है उससे शादी करने के लिए वो उसको तारीफ़ वगैरह करता है उसकी। तो उसको लगता है कि शायद जी मुझ में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ से जो उसकी थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ पे इनकी जो दोस्त होती है वो इसको बताती है कि वो आप में नहीं, आपकी जो नीस है उसमें इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है, और वो पूरा प्लान बनाती है कि वो क्या करेगी, वो कभी भी इन दोनों के आपस में शादी नहीं होने देगी। तो यहाँ पे जो उसका हस्बैंड होता है, हमारी जो हीरोइन है उसका हस्बैंड, और ये आपस में मतलब
बातचीत कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इसको वो बताता है उसके हस्बैंड को कि मुझे पता है कि तुम किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो जो कि लेडी विशफोर्ड की दोस्त होती है, ठीक है, तो मुझे पता तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे और फिर जो फिनाल होता है उसको थोड़ा बड़ा गुस्सा चढ़ता है। अब यहाँ पे फिर वो प्लानिंग करता है कि मैं क्या करूँगा, मीराबेल जो है इसको मतलब एक्सपोज करूँगा, और जो लेडी विशफोर्ड है उसको भी ये ट्रैप करने की कोशिश करता है कि आप तीनों की जो फॉर्चून है, दोनों यंग गर्ल्स जो हैं और ये जो इनकी आंट है, ये जो एक मीलामेंट की तो ये माँ है, और दूसरी जो लड़की है उसकी ये जिससे उसकी ये क्या लगती है, आंट लगती है। अब ये क्या करके वो कहता है कि अगर आप लोगों ने मुझे आप सबकी फॉर्चून चाहिए, और अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि ये जो मीराबेल और मेलामांट है ये शादी से पहले एक दूसरे में इन्वॉल्व थे। तो इस तरह से पूरे टाउन में आपकी जो इज़्ज़त तो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे लेडी विशफोर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि मतलब उनकी एक इज़्ज़त थी, ज़ाहिर एक अच्छी फैमिली थी, अमीर लोग थे। तो यहाँ पे जो होता है, मीराबेल जो होता है वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा अगर आप मेरी शादी करवा दें, अपनी जो आपकी नीस है उससे शादी करवा दें। तो वो यहाँ पे मान जाती है कि ठीक है, अब उनको शादी करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे फिनाल से कहता है कि मुझे पता है आप और वो जो दूसरी औरत है उसका नाम शुरू में आपको उसका नाम नज़र आएगा, आप दोनों आपस में इंटरेस्टेड हैं। तो वो जो लेडी विशफोर्ड होती है कहती है ये तो कोई सी बड़ी बात नहीं है, दिस इज़ अ वे ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, मिसेस मारवुड जो है इसके साथ और फिनाल जो है ये आपस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि आप दोनों इंटरेस्टेड हैं। तो लेडी विशफोर्ड जो होती है वो कहती है कि ये कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, दिस इज़ अ वे ऑफ द वर्ल्ड, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फिर वो कहता है कि एक और चीज़ जो है वो ये है कि मेलामांट जो है उसने शादी से पहले जितनी भी उसकी वो रकम थी वो सारी उसने, जो मिसेस फिनाल जो है ना, मिस फिनाल जो है ये अब मिसेस फिनाल बन चुकी है, पहले इसका नाम था मेलामांट, ठीक है। अब वो कहती है कि लेडी विशफोर्ड जो है इसकी आई थिंक मैंने सारे कैरेक्टर गड़बड़ कर दी हैं। मेलामांट जो है ये वो लड़की है जिसके साथ मेराबल अब शादी करना चाहता है, और मिसेस फिनाल जो है ये वो लड़की है जो कि विडो हो चुकी है और अब इसकी शादी हो चुकी है फिनाल से, ठीक है। तो फिनाल और मिसेस फिनाल जो हैं, फिनाल जो बेटी है, मिसेस फिनाल जो है ये असल में बेटी है लेडी विशफोर्ड की, ठीक है। तो अब ये जो फिनाल है ये चाहता है कि मिसेस फिनाल की यानी कि इसकी वाइफ बेटी है लेडी विशफोर्ड की और मेलामांट, इन तीनों की जो फॉर्चून है वो सारी इसके पास चली जाए। लेकिन ये आपस में सीक्रेटली रिलेशन में है मिसेस मारवुड के, और ये जो है ये भी मतलब ज़ाहिर है शादीशुदा, तो ये भी शादीशुदा है। तो लेकिन इनके आपस में एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशंस हैं। तो यहाँ से उन दोनों का मतलब जो मिसेस मारवुड है वो फिर कहता है कि मैं तुम दोनों को एक्सपोज कर दूंगा, और लेकिन इससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो कहते हैं कि और चीज़ भी है, वो ये है कि मिसेस फिनाल जो है इसने अपनी शादी से पहले जो इसके हस्बैंड की जो जितनी भी जायदाद थी वो इसने सारी मेरे नाम करती थी। मीराबेल कहता है मेरे नाम करती थी, क्योंकि इसको लग रहा था कि फिनाल जो है ये बाद में ग्रीडी किस्म का इंसान होगा या इसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होंगी, तो लिहाजा इसने अपनी जितनी भी इसके पैसा था, जितनी भी जायदाद थी वो मीराबेल के नाम कर दी हुई है मिसेस फिनाल ने। तो यहाँ पे जो फिनाल जो था ये इन सब को आपस में यानी कि इन सब पे रोक जमाने की कोशिश में था। उसका जो सारा प्लान है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाता है, वो सारा फेल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर वो जो होते हैं वो सारा आपस में उनके लेडी विशफोर्ड जो होती है वो मीराबेल की और मेलामांट के आपस में शादी करवा देती हैं। तो ये इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशंस थे वो द वे ऑफ द वर्ल्ड थे, वो कि एक नई चीज़ नहीं थी। तो ये बड़ा जो है ना इसका टाइटल बड़ा मतलब मज़े का रखा हुआ है इस बंदे ने। आगे पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन ने जो मतलब लिखी है उसकी बुक 1 और 9 जो है ना वो हमारे सिलेबस में है। बाकी लिखी तो उसने 12 बुक्स थी, लेकिन वो सारी की सारे हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो जॉनरा जो है इसका एपिक पोएम है, और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है इसने ये कोशिश की थी, लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि जो गॉड ने जो इंसानों को ज़मीन पर उतारा है उसमें वो जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि अल्लाह ताला ने, यानी कि वो तो नहीं अल्लाह ताला कहते, वो तो ज़ाहिर खुदा ही गॉड ही कहते हैं ना, उसमें वो ठीक है। तो इसकी जो थीम्स हैं उसमें गुड एंड एविल दिखाई गई है कि किस तरह से वो चीज़ें आपस में इंटरवोवन होती हैं, और अगर आप अल्लाह ताला की या अपने खुदा की नाफरमानी करते हैं तो उसके नतीजे देखें अच्छे नहीं होते हैं। और
उसमें जो स्ट्रक्चर है पोइम का वो 12 बुक्स हैं और हर एक में जो है वो लाइंस जो हैं वो वेरी कर रही हैं। लेकिन इसका जो मीटर है वो हमें याद होना चाहिए, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। और कैरेक्टर्स इसमें जो हैं सैटर्न है जिसको लूसीफर भी कहा जाता था, गॉड है, गॉड के बारे में उन्होंने वो कैरेक्टराइजेशन की हुई है। एडम एंड ईव हैं और इसके बारे जो क्राइस्ट है उनको भी दिखाया गया है कि वो भी थे वहाँ पे, यानी कि तीसरे इस्लाम जो हैं वो थ्रोन पे बैठे हुए हैं गॉड के साथ, इस तरह मतलब ज़ाहिर वो क्रिश्चियंस हैं तो उनकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारा जो है इसका मुख्तलिफ लोगों ने इसके बारे में मुख्तलिफ वो दिए थे, व्यूज़ दिए थे। कुछ लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया था, कुछ लोगों ने इसको पसंद नहीं किया था। अब ये जो बुक 1 है इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह से वो जो सैटर्न था या जो लूसीफर है वो जहन्नुम में पड़ा हुआ है और वो 9 दिन तक उधर पड़ा रहता है और फिर वहाँ से फिर वो उठता है, अपने साथियों को इकट्ठा करता है और फिर वो पूरी प्लानिंग करते हैं कि हम किस तरह से जो गॉड ने न्यू क्रिएशन क्रिएट की है उसे हम बदला लेंगे। ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो समझने वाली हैं, यानी कि पीपीएस जिनके बारे में इन डेप्थ पूछता है वो ये है कि वो कितने दिन उधर पड़े रहे थे, और उसके अलावा जो बील्सबर्ग है और मेटा नहीं एक वो जो बंदा उसमें आया हुआ है डॉक्टर फॉस्टर्स में भी उसका नाम है वो, और 3-4 और जो एंजल्स हैं ना, फॉलन एंजल्स जो है वो कितने थे और उनके कौन किसके ज़िम्मे जो था ना कौन सा एरिया लगाया गया था कि तुम वहाँ पे जाके लोगों को ना जो वर्ग लाया करोगे। तो जिस क्योंकि उनको पता चल गया था कि इनको ज़मीन पे उतारा जाएगा और वहाँ पे जाके ये सब कुछ पहले से इन्होंने प्री प्लान कर लिया था, ठीक है। तो ये जो है इसमें सारा कुछ दिखाया जाएगा और पीपीएस जो है वो पूछता भी है इन चीज़ों के हवाले से, इन डेप्थ पूछते हैं, ठीक है। तो बुक 9 जो है इसमें क्या दिखाएंगे आपको कि जो वो किस तरह से उनको जन्नत से निकलवा देता है, जो सैटर्न है वो किस तरह से उनको वहाँ से निकलवाता है, किस तरह उनको फोर्स नहीं करता। मतलब हमें ये बताया गया है कि वो किसी को भी फोर्स नहीं करता, बस वो टेम्पटेशंस या इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट इस तरीके से करता है कि इंसान मजबूर हो जाता है वो काम करने के लिए। मतलब हम देख रहे हैं इंसान है तो मतलब हमें पता है कि वो किस तरह से अपने जो वो काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को दिखाया गया है कि कैसे होते हैं जो अम्मा हवा हैं, पहले उन्होंने वो फल लेती हैं और फिर बाद में वो फिर इसको हत आदम को भी दे देती हैं, ठीक है। तो यही इसमें दोनों पेजेस में लिखा हुआ है। अब जो हमारे पास जो थर्ड राइटिंग है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन है, ठीक है। जॉन बनियन ने एक लिखी थी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, और ये ना तो नावल है और ना ही ये कोई ड्रामा है ना पोइट्री है, बल्कि उस टाइम पे ये जो है अर्ली फॉर्म ऑफ मानी जाती है, नावल के अर्ली फॉर्म इसको माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो जॉनरा है वो स्पेसिफाई नहीं है कि स्पेसिफिक नहीं है कि आप इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अर्ली फॉर्म ऑफ नावल हम इसको मानेंगे यहाँ पर। इसकी जो स्टोरी है इसमें इसको लिखा गया था जी 1667 सॉरी 1677 पहला पार्ट लिखा गया था, 1684 में इसका सेकंड पार्ट लिखा गया था। और जिस तरह से उसने फेरी कॉइन लिखी थी, फेरी कॉइन किसने लिखी थी भला, याद है आपको? जी एडमंड स्पेंसर ने। हाँ जी, एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी। तो उसी की तर्ज पे ना उसी को सामने रख के इसने मतलब जैसे वो एलिग्री है ऐसे ये भी एलिग्री है। तो इसमें पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है यानी कि पिलग्रिम कहते हैं ना जैसे हज पे जाते हैं लोग, तो किस तरह से वो जो हाँ जी वो लोग भी जाते हैं ना सैर वगैरह के लिए, जो उनका भी एक होता है पिलग्रिम होता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आई थिंक हाँ जी फर्स्ट पार्ट जो है उसमें ये बताया जाता है कि जो क्रिश्चियन है यानी कि क्रिश्चियन ने नाम रखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी जो क्रिश्चियन है, ठीक है, तो वो किस तरह से अपना सफ़र जो है शुरू करता है और एंड करता है। रास्ते में काफ़ी सारे टेम्पटेशंस आती हैं, उन सबको वो कैसे मीट करता है, ओवरकम करता है और एटलीस्ट जो है वो फिर अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। तो सेकंड पार्ट में ये दिखाया गया है कि वो फिर किसी को भेजता है कि मैं यहाँ बहुत अच्छी जगह पहुँच गया हूँ, तुम ऐसा करो मेरी फैमिली को भी ले आओ, ठीक है। तो ये जो है इसमें मुझे बताया गया है। इसकी लैंग्वेज जो है बड़ी सिंपल है और एक जो इडियम जहाँ से हम क्रिएट किया गया है वो मैन फ्राइडे या गर्ल फ्राइडे है, ठीक है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो आप क्रिश्चियंस हैं, एवेंजलिस्ट है और ऑब्स्टिनेट है, प्लाइबल है। हर एक जो है ना जी एलिग्री है, यानी कि हर एक जो है वो दुनिया के किसी न किसी को प्रेजेंट कर रहा है कि उसमें ये हुआ उसमें ये हुआ और उस मतलब
फेथफुल है, टाकेटिव है। फेथफुल जो है इसके साथ रहता है, मर्सी है, जाइंट है, डेस्पेयर, ये सब लोग जो हैं इसके साथ रह रहे होते हैं। सॉरी, रास्ते में कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो पार्ट 2 में जो इसकी वाइफ है क्रिश्चियन की, वो दिखाई जाएगी किस तरह वो अपने बच्चों को लेके अपने हस्बैंड को ज्वाइन करती हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि थ्रू आउट जो था इसके साथ कौन रहा, किसने इसकी हेल्प की, इसके पीछे जो बर्डन था, इसके पीछे जब वो घर से निकलता है तो इसके पीछे एक बर्डन भी होता है, तो वो कैसे ऐसा ऐसा काम होना शुरू हो जाता है, यानी कि गुनाहों का जो बोझ होता है वो इंसानों पे होता है। फिर जब इंसान सीधे रास्ते पर चलना शुरू करता है तो वो जो बर्डन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है तो जितना ज़्यादा वो अपने मज़हब में स्ट्रांग होता जाता है, दुनिया की मुश्किलात को फेस करना उसके लिए उतना ज़्यादा आसान होता जाता है। तो ये जो इसमें इन पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 में ज़ाहिर है वो इसका एक सबॉर्डिनेट था, उसमें उन्होंने फिर वो करेक्टर्स वही वाले जो रिवाइज हो रहे हैं। औरंगज़ेब है बाय जॉन ड्राइडन है। तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं, सॉरी जो राइटर्स हैं वो हमें ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हम इनके जो राइटर्स होते हैं ना वो भूल जाते हैं। तो इसमें इन्होंने औरंगज़ेब जो ड्रामा है, इसमें ये जॉन ड्राइडन खुद कहता था कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट वर्क है औरंगज़ेब जो है इसका जो प्ले है। तो इसमें भी मैकियावेलियन अप्रोच है, यानी कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। तो रिटर्न जो था ये 1675 में इसको लिखा गया था। और ज़हीदुन बाबर जो है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें डाली है, वो कौन था कि फर्स्ट मुगल एम्पर था सब कॉन्टिनेंट में, जिसने के टेम्परलेन रेस से जो था ये बंदा था। ठीक है, इसकी जो कैरेक्टर्स है इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है औरंगज़ेब है, जो मुगल एम्पर है हमारा। औरंगज़ेब जो है उसका जो बेटा है, ये दोनों का नाम सेम ही है। जो बाप है उसका नाम बगैर स्लैश के है और उसके नाम के एंड पे ई भी नहीं आता, तो जो बेटा है उसके नाम में स्लैश भी आएगा और उसके एंड पे ई भी है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। और मुराद, यानी कि जिसको उर्दू में हम मुराद कहते हैं, शाह मुराद कहते हैं, तो ये दोनों जो भाई हैं इनकी कहानी है। नूर महल है, और ये नूर महल जो है औरंगज़ेब यानी कि वाइफ जो है औरंगज़ेब की, जो बाप औरंगज़ेब है उसकी जो वाइफ है, और औरंगज़ेब जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है यानी कि जो बेटा है उसकी माँ है ये। ठीक है, तो इसमें मतलब इन्होंने, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसमें जो कुछ भी ये प्रेजेंट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि ऐसा था, बल्कि कैरेक्टर्स इन्होंने लिए हैं यहाँ से और उसको मॉडिफाई किया अपने स्टाइल से। ठीक है, और इंडा मोरा है, तो ये जो है शाहजहाँ की बेटी है, और ये औरंगज़ेब जो यानी कि जो बेटा है वो इसमें इंटरेस्टेड है। और ज़रीना जो है ये बिलव्ड है मुराद की, और बेनज़ीर जो है ये इनका उन्होंने दिखाया हुआ है कि क्रिश्चियन मर्चेंट जो है। ठीक है, तो एक और एलिमेंट जो है ये भी एक सर्वेंट है औरंगज़ेब का। अब ये जो कहानी जो है इसमें ये इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से इंसान जो है उसको अपनी एक मतलब उसके रिलेशंस भी हैं लेकिन ड्यूटीज़ भी हैं। अब जो है वो इंसान दो चीज़ों में फंस के रह जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं किस साइड पे जाऊँ। तो इसी चीज़ को इन्होंने मतलब अपने स्टाइल से, क्रिश्चियन स्टाइल से, जब उन्होंने अपने जो भी उनका था उस तरीके इसको मोल्ड करके इसको पेश किया हुआ है। पावर एंड एम्बिशन है, लव एंड लॉयल्टी है। तो इसमें एक और चीज़ जो उन्होंने मतलब बड़ी गलत तरीके से पेश की है कि जो नूर महल है वो जो इसका बेटा मुराद होता है उसमें इंटरेस्टेड होती है, यानी कि जिसका स्टेप सन होता है। तो ये मतलब एक ख़राब बात थी जो कि हमारे हवाले से अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे औरंगज़ेब जो है इसकी मतलब स्टोरी जो है वो इन्होंने बताई हुई है कि किस तरह से वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है उनको फिर जो ड्यूटी होती है वो उनको ओवरकम कर लेती हैं, और उनको फिर अपने जो रिलेशंस होते हैं उनको भी बाज़ औक़ात इग्नोर करना पड़ता है। तो आज बिल्कुल ही आप अकेले हो तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, मतलब वैसे पढ़ाने का भी नहीं मज़ा आता ना, बिल्कुल ही एक बंदे को बंदा क्या पढ़ाए। तो वैसे ही है। हाँ जी, तो इससे तो बेहतर था कि बंदा रिकॉर्डिंग करके ना आपको आज का दिन भेज देते। चले, मैंने कहा होगा कि अगर आप ज़्यादा लोग छुट्टी पे चले, हाँ जी, जैसे आप मुनासिब समझे।
मतलब नहीं, अब जो मैंने शुरू किया हुआ है अब इसको फिर थोड़ा सा शॉर्टकट में फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिल्कुल ही एक बंदे को पढ़ाने को लग रहा है जैसे बिल्कुल ही दीवारों को पढ़ा रहे हैं, तो 2-3 लोग हो जाए तो फिर ज़रा काफ़ी अच्छा हो जाता है। हाँ जी, तो हाँ जी, इसमें जो थे हमारे पास आपको 4 एक्ट नज़र आएंगे, इसमें 5 एक्ट्स नहीं थे, ठीक है। तो द कंक्वेस्ट ऑफ गरनाडा जो है, जिसको हम उर्दू में गरनाता भी कहते हैं, ये इसका पूरा जो नाम है स्पेंडर्स था, यानी कि जो हस्पानिया के जो लोग थे उन लोगों ने किस तरह से दोबारा जो था अपना गरनाता जो उनका एरिया था वो वापस लिया था। ये 1672 में इसको लिखा गया था। स्पेन में इसकी सारी सेटिंग रखी गई है और इसकी डेट्स जो हैं वो मैंने आधी लिखी हैं। मुझे इसमें और भी शामिल करनी चाहिए थी क्योंकि इसमें 2 डेट्स बताई गई हैं ना। एक तो जब उन्होंने इसको मतलब कंकर करना शुरू किया था और फिर एटलीस्ट जो था इनका जो लास्ट टाइम था तब जब उन्होंने इसको फतह कर लिया था। 2 डेट्स जो है ना, 2 पार्ट्स इसके दिखाए गए हैं। जॉनरा जो है ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी मीन्स कि ये एक ड्रामा है और ये एक स्टायर है। स्टायर किया गया है लोगों पे कि मुख्तलिफ हालात में मतलब जो उनके सिचुएशंस आ रही होती हैं। तो जॉन ड्राइडन जो है ये उसका प्ले है। कैरेक्टर्स इसमें ये असल में इसका ये असल में नाम नहीं है, अब्दुल्लीन इसका इन्होंने नाम रखा हुआ है, हालांकि इसका जो असल नाम है वो आई थिंक अब्दुल्ला इसका नाम था। तो अलमहदी है, ये उसकी बेटी है। तो अब इसमें उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से अब्दुल मलिक है, इसमें एबन मार है, फर्डिनेंड एंड इजाबेला है। ये वो लोग हैं जिनके हुक्म से या जिनके मतलब सपोर्ट करने से गरनाटा जो है उसको मतलब सामना करना पड़ रहा है बिसीज का। ये वो 2 लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। उसके अलावा जो है इसकी जो स्टोरी है उसमें ये होता है कि जो 2 लोग, ये जो फर्डिनेंड एंड इजाबेला जो हैं, इनके हुक्म पे क्या किया जा रहा है कि ये जो गरनाता जो है इसको वो लोग अब वापस लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वो दिखाएंगे जो मुसलमान हैं वो मतलब आपस में भी डिवाइडेड है और इसी का फ़ायदा उठा के वो लोग जो हैं इनको ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने इस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी थी, तो एक पे मैंने थोड़ी शॉर्ट सी भी इसमें ऐड की थी और एक थोड़ी मैंने फिर डिटेल्ड भी शामिल कर दी थी। अगर नहीं भी समझ आती, क्योंकि एक हो सकता है पढ़ने से या मेरा सुनने से आपको नहीं समझ ना आए, आप इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स है ना उसी का वो ज़्यादा पूछेंगे कि अलमंजूर कौन था। अलमंजूर जो था ये एक दूसरा जो इनका ट्राइब था ये उसका हेड था, ठीक है। तो ये आपस में जो थे ना ये लोग लड़ रहे थे, तो इसी वजह से उनको टाइम मिल गया था कि वो लोग इन पे काबू पा सकें, ठीक है। तो अलमंजूर जो है ये मतलब एक बड़ा बेहतरीन बंदा है, लेकिन ज़ाहिर है कि इनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी और फिर ये 2 कबीले नहीं थे, कबीलों के अंदर भी मज़ीद इनके जो था ना क्लैशेस आ रहे थे। तो ऐसा ऐसा जो है ये फिर अपने डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से ये लोग जो हैं इन पर काबू पा रहे हैं। गरनाता के जो लोग हैं उन पर काबू पाया जा रहा है। जो क्रिश्चियंस लोग हैं उन्होंने एक माइंड सेट कर लिया है कि हमने इनसे अपना एरिया वापस लेके छोड़ना है। तो ये वो टाइम है कि मतलब उस टाइम पे ये लोग जो थे जिन्होंने जबल तारक जो है यानी कि तारक बिन ज़ियाद जो जिसने कश्तियाँ जलाई थी, उस टाइम से लेके अब ये उस टाइम पे पहुंच गए हैं कि अब इन पर जो क्रिश्चियंस हैं वो दोबारा से इनसे अपना एरिया वापस ले रहे हैं, हिस्पानिया के एरिया। तो गरनाडा जो है ये लास्ट स्टेट थी या लास्ट एरिया था जिस पर क्रिश्चियंस की हुकूमत होना बाकी रह गई थी। बाकी सारा एरिया जो था वो ऑलरेडी वो लोग जो थे ओवरकम उसको कर चुके थे। तो गरनाडा जो है ये लास्ट था, इसको भी उन्होंने फिर हासिल कर लिया था। इसमें आपको दोबारा से वही कैरेक्टर नज़र आएंगे पार्ट 2 में भी। पार्ट 1 में हमें जो उनकी आपस में टसल है वो दिखाई गई है, मुसलमानों की आपस में भी और फिर उनकी क्रिश्चियंस के साथ भी, ठीक है। तो और फिर इसी दौरान आपको इनके जो आपस में रिलेशंस हैं या इनके जो मतलब लव वगैरह के सीन्स हैं वो भी दिखाए जाएंगे कि मतलब वो आपस में हैं लेकिन वो उसको शो ऑफ नहीं करवा सकते, जैसे औरंगज़ेब में भी उन्होंने दिखाया था। तो तकरीबन वही वाली चीज़ जो है ना मतलब इसमें दिखाई गई है कि ड्यूटी भी है लेकिन हमारे इमोशंस भी हैं। तो इसमें उन्होंने दिखाया कि फाइनली जो है उन्होंने गरनाडा जो है उसको कंकर कर लिया गया है बाय क्रिश्चियंस। तो यहाँ पे फिर जो है
आई थिंक यहाँ पे जो इसकी हीरो जो होता है वो मर जाता है और उसकी जो हीरोइन होती है वो भी उसके ग्रीफ में वो भी मर जाती है। ठीक है, अब इसकी जो थीम्स हैं मतलब वो डेफिनेटली कि वार एंड कंक्वेस्ट भी आएगा, पावर एंड पॉलिटिक्स आएगा, लव एंड लॉयल्टी आएगा, बेट्रायल, आपस में एक दूसरे को धोखे भी दे रहे हैं जो लोग मुसलमान जो है आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। वो मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि मीर सादिक जो था जो टीपू सुल्तान के साथ भी धोखा हुआ, या जब हिंदू सॉरी अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो इसमें सारा बेट्रायल दिखाया गया कि आपस में किस तरह से इनकी धोखाधड़ी की वजह से क्रिश्चियंस को मौका मिला कि वो इन पर काबू पा सकें। तो गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है। आज की जो सारी मतलब कहानियाँ मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। आप क्या करें, एक पेज पे इनके करैक्टर्स लिख लें, इनकी स्टोरीज लिख लें, इनकी थीम्स लिखें, बार बार चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, पॉइंट्स बनाएं, फिर कहीं जाके आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब जो गुलिवर्स ट्रैवल्स है ये हाँ जी, मतलब जैसे हम हैमलेट पढ़ते हैं या विंटर्स टेल पढ़ते हैं, उनकी स्टोरीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनकी बड़ी ज़्यादा इंटरवोवन होती हैं। तो कुछ इन्होंने खुद भी इसको चेंज किया हुआ है। अगर हम ये चाहें कि हम इस कहानी को यानी कि जो औरंगज़ेब की जो कहानी है, या हमने टेम्बरलेन पढ़ा था या गरनाडा पढ़ रहे हैं, कि हम इनको समझने के लिए मुस्लिम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वो नहीं समझ आएगी हमें। हाँ, कैरेक्टर्स हमें मिल जाएंगे वहाँ से, लेकिन स्टोरी उन्होंने अपनी मोल्ड की हुई है, तो उसको समझने के लिए हमें इन्हीं से रेफरेंस लेना पड़ता है बार बार। और प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स के साथ जो होती है कि इनका डाटा ज़्यादा नेट पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लेकिन पीपीएससी जो है वो इनसे कुछ ना कुछ पूछता रहता है इन ड्रामा से या नॉवेल्स वगैरह से। अब ये जो गुलिवर्स ट्रैवल है ये जोनाथन स्विफ्ट का है। तो मुझे इसके 5 जो पेन नेम है वो मुझे आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करनी बिल्कुल भी नहीं याद रही, मैं इंशाल्लाह आज वो ऐड कर दूँगी। अब ये जोनाथन स्विफ्ट है, इसने जो गुलिवर्स ट्रैवल जो था ये लिखा था 1625 में, पब्लिश इससे 1 साल के बाद किया। जॉनरा जो है इसका फैंटेसी है, फैंटेसी यानी कि एक्चुअली में ऐसा हो नहीं सकता जिस तरह के उसने वहाँ पे लोग दिखाए हैं। सेटायर उसने किया था उस टाइम पे जो पॉलिटिक्स थी, जो रिलीजन था और उसके अलावा जो साइंस थी, इन तीनों पे इस बंदे ने अटर किस्म का जो सेटायर है वो किया है इसके थ्रू। इसका जो पॉइंट है वो फर्स्ट पर्सन है क्योंकि गुलिवर अपनी ही कहानी सुना रहा है थ्रू आउट। पार्ट्स इसके 4 हैं और इसमें जो वन ऑफ द फर्स्ट नावल जो है इसको माना जाता है। और इसके बाद बाकी जो यानी कि बाकी जो 3 है वो रॉबिन्सन क्रूसो है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो हैं, बाकी जो हैं वो इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं। अब इसमें जो 4 पार्ट्स हैं लिलीपुट है। अब आपका क्योंकि लिंग्विस्टिक्स है सब्जेक्ट, तो आई थिंक चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ी सी समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उनको थोड़ा बहुत पहले से पता होता है। तो 4 पार्ट्स है इसके, 4 जर्नीज़ हैं। तो इसको मतलब बड़ा शौक़ है कि जिस नंदरी सफ़रों पे जाए तो उसके लिए ये अपने मतलब सफ़र शुरू करता है। तो बजाय इसके कि इसका सफ़र बड़ा सीधा सीधा हो, इसको रास्ते में काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो 4 जो है वर्ड्स जो हैं इसके दिखाए जाते हैं, यानी कि 4 इसलिए हैं कि ये 4 अलग अलग वक्तों में घर से निकला था, यानी कि एक दफ़ा मुझे सारे नहीं कंप्लीट हुए हैं। और वॉइज 1 जो है जिसको हम पार्ट 1 भी कहते हैं, और पार्ट 1 में ये लिलीपुट पे गया था। अब होता ये कि ये जब अपने घर से निकलता है तो अच्छा जो लिलीपुट है ये इसका जो टाइम इसमें दिखाया गया है ना, टाइम जो दिखाया गया वो 1699 से 1702 इसका टाइम दिखाया गया है, सेटिंग जो इसकी दिखाई गई है, और इसमें 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जब घर से निकलता है तो रास्ते में इसको जो शिपरेक हो जाता है, तो ये मतलब किसी आइलैंड पे गिरता है। जब ये उठता है बेहोश हो जाता है, वहाँ पे पहुँच के जब बेहोश हो जाता है, जब ये उठता है तो अपने आप को ये पाता है कि ये बंधा हुआ होता है। तो 6 इंच के जो लोग हैं वो उसको नज़र आते हैं, तो ये समझता है कि इतने छोटे लोग हैं, तो लिहाजा की रस्सियाँ बड़ी जो होंगी कच्ची होंगी, लेकिन वो बड़ी मजबूत रस्सियाँ होती हैं, और वो जो है उनके हाथों पर ज़ाहिर है हैक हुआ हुआ है अब। तो वहाँ पे फिर जो है उनके साथ इसका रवैया बड़ा अच्छा होता है, तो वो लोग भी इसके साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं। वहाँ पे फिर जो है ये उनकी हेल्प भी करता है। तो यानी कि उनकी लड़ाई हो रही होती है, उनके जो होते हैं नेबर्स होते हैं उनके साथ इनकी लड़ाई हो रही होती है। ये उनके जो शिप्स होते हैं उनको मतलब ये देखिए इतना बड़ा है ना, तो इसके लिए मुश्किल काम तो नहीं है, जाता है उनके सारे शिप उठा के ले जाता है। तो ये जो होते हैं ये बड़े खुश होते हैं कि इसने हमारी बड़ी हेल्प की है। अब वहाँ पे फिर आग लग जाती है और जो फिर यूरियंस उसको बुझाता है, तो वो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं।
और फिर यहाँ से एटलीस्ट इसको किक आउट कर दिया जाता है जहाँ से ये वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो इसका सेकंड वॉयज है ये शुरू होता है। तो सेकंड वॉयज जो है ये इसका 1702 में शुरू होता है और 1706 4 साल तक ये जो है अपने घर से दूर रहा था इस सफ़र के दौरान। पहले सफ़र में ये 3 साल दूर रहता है अपने घर से, अब दूसरे सफ़र में सेकंड वॉयज में ये 3 साल जो है 4 साल जो है ये इस सफ़र में रहेगा। अब क्या होता है, ये जो दोबारा से ये जाता है, सफ़र शुरू करता है अपना, तो ये उस दौरान क्या करता है कि पानी लेने के लिए या पानी वगैरह के लिए अपनी कश्ती से जाता है, तो वहीं पे इसको जो है आई थिंक कोई किडनैप कर लेता है या इसके साथ क्या मिसहैप होता है, तो वहाँ पे एक और आइलैंड पे ये कैप्चर कर लिया जाता है, ब्रॉबडिंगनेग इसका नाम होता है। तो वहाँ पे जो है ये अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, वहाँ पे 6 इंच के लोग थे, अब यहाँ वहाँ पे ये जायंट फील करता था खुद को, अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है और यहाँ पे जो है वो लोग जो हैं वो 60 फीट के हैं, 60 फीट उनकी हाइट होती है और ये अब उनके दरमियान एक बिल्कुल डवाफ लगता है। उनकी जो कैट होती है वो किसके साइज़ की होती है, वो ऑक्स के साइज़ की होती है। और ये इसको एक फार्मर होता है, किसान होता है, वो उसको पकड़ लेता है और उसको एंजॉय करने के लिए, ज़ाहिर है मतलब ये इंसान है तो कोई हरकतें इसकी थोड़ी और किस्म की होती हैं, जैसे हम भी कोई वो जानवर वगैरह पकड़ लेते हैं छोटा सा, तो उसको पकड़ लेता है फार्मर, अपने घर ले जाता है। वहाँ पे जिसका छोटा बेटा होता है वो इसको काफ़ी तंग करता है और वहाँ पे इसको खाने के लिए भी कुछ प्रॉपर नहीं मिलता। इसकी जो हेल्थ होती है डे बाय डे डिक्लाइन होती जाती है। वहाँ पे फिर इसको कोइन को पेश किया जाता है, कोइन जो होती है इसको देख के बड़ी खुश होती है। फिर कोइन के बाद ये उसके किंग के पास जाते हैं, वहाँ पे इसको मतलब एज जैसे सर्कस का जानवर होता है वहाँ उस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ फिर जो है इसको एटलीस्ट जो वहाँ पे इसने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं, शायद पेपर में उनके बारे में पूछ सकता है। ब्रैबडिगनेग जो है वहाँ पे ये क्या है, ये इसमें पेंसिल्वेनिया है और इसमें 51 सिटीज़ हैं और जो इसके माउंटेन्स हैं वो 30 मीटर हाई हैं जो माउंटेन्स हैं। ठीक है, और इसके जो वाल्स हैं जो टाउन्स हैं 100 वाल्ड टाउन्स हैं वहाँ पे, 100 वाल्ड टाउन्स हैं वहाँ पे। और इसमें जो विलेजेस हैं वो भी पाए जाते हैं और वहाँ पे कोई बिग लाइब्रेरी नहीं है, यानी कि वो लोग जो हैं बड़ी मॉडरेट से लाइफ गुजार रहे हैं, ना तो वो लाइब्रेरीज़ के चक्कर में पड़ रहे हैं और ना ही उनकी अपनी आर्मी है। ठीक है, तो जो आर्मी है उनकी वो कितने लोगों की है, वो 100 लोगों की उनकी आर्मी है बस। ठीक है, तो ये इसका सेकंड वॉयज होता है और यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो छोटा सा होता है तो लोग अब इसको देख देख के तंग आ जाते हैं, कब तक लोग इस छोटे से चीज़ को देखें, तो आप फिर इसको एक डिबिया में डाल के, अपनी माचिस की डिबिया में डाल के इसको रख देते हैं। तो फिर एक जो होती है ईगल होती है वो इसको उठाती है और इसको वो फेंक देती है। आई थिंक वो इसको किसी समंदर में फेंकती है या फिर एक जो होता है हे का जो ढेर होता है वहाँ पे इसको फेंक देती है और वहाँ से ये फिर अपने आप को कलेक्ट करता है और घर आ जाता है। सेकंड वॉयज इसका कंप्लीट हो जाता है। इसका जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वॉयज है ना वो थर्ड है। पेपर में इसमें यानी कि लोगों को परेशान करने के लिए काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है थर्ड वॉयज जो है ये लैपुटा है और ये एक फ्लाई आइलैंड है। ये अपना वॉयज शुरू करता है 1706 से 1710 तक, यानी कि ये इसका 4 साल का फिर सफ़र है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी 9 चैप्टर्स हैं। तो ये अब जो है एक इसको सर्जन की जॉब मिल जाती है शिप पे। इसको बस ये शौक होता है कि मुझे जॉब मिल गई है, चलो जैसा भी है मैं शिप में तो रहूँगा ना, मतलब अपने सफ़र में रहूँगा, बस इसके लिए इतना ही काफ़ी होता है क्योंकि एक्चुअली ये एक डॉक्टर है। ठीक है, तो वहाँ पे एक आइलैंड इसको नज़र आता है, यानी कि दोबारा से इनका वो शिप रैक हो जाता है। तो इसको जो पायरेट्स होते हैं इनको वो कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। तो फिर ये वहाँ से एक छोटी कश्ती में बैठता है और फिर वहाँ से शिप रैक के थ्रू यानी हो जाता है। तो फिर दोबारा से कोई एक और आइलैंड पे पहुँचता है, लैपुटा उसका नाम होता है। तो वहाँ पे पहुँच के अच्छा एक और चीज़ जो है ना कि इसको जो चारों वॉइड्स थे और चारों जो इसके वो थे आइलैंड से, उनमें इसको लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये उठता है खुद को कवर करता है, जब बेहोश हो जाने के बाद ये खुद को देखता है तो देखता है कि
एक ऊपर से ना एक ओपैक किस्म की बॉडी जो है ना हैंग कर रही होती है, लेकिन उसकी मज़े की बात ये होती है कि वो हालांकि अगर कोई चीज़ हैंग कर रही है ना तो उसको ऊपर की तरफ से मतलब जैसे हम कोई वो ऊपर की रस्सी बांध के नीचे कोई चीज़ लटकाते हैं तो इसका उल्टा होता है। ऊपर से एक चेन लटक रही होती है, उसके साथ एक सीट लगी होती है, तो ये उस सीट पे बैठ के ऊपर चला जाता है। वहाँ पे जाके फिर 3 मुख्तलिफ किस्म के मज़ीद जो हैं प्लेसेस को विज़िट करता है। तो जो उन तीनों के जो नाम है बहुत ही अजीब किस्म के हैं, वो ज़ाहिर हमें आने भी चाहिए। तो वहाँ पे जो है जो पहला जो उसकी प्लेस होती है लेगोडा होती है, लेगैडो, ठीक है। वहाँ पे ये क्या करता है कि लोगों को देखता है कि जो कि मतलब साइंटिस्ट होते हैं, जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पे जो साइंटिस्ट देखेगा, और वहाँ पे एकेडमी में प्रोजेक्टर्स होती है। वहाँ पे जो लोग जो क्या कर रहे होते हैं कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है उससे खुराक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुकम्बर जो होता है उसमें से रेज जो सनलाइट होती है उसको यूज़ करके वो उसको आने वाली सर्दियों के लिए सेव करना चाह रहे होते हैं। और असल में उसने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इंसान जो है वो एक मतलब यूजलेस चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो उनकी फूड थी वो भी मतलब ये लोग इतने ज़्यादा मतलब मैथ में और फिज़िक्स में इतना ज़्यादा आगे चले गए थे कि इनके जो खाने की चीज़ें थी वो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स में थी, कोई ट्रायंगल बनी हुई है, कोई स्केयर इस तरह करके। एक और अजीब सी जो थी वो इसकी ये थी कि ये लोग जो थे इनके जो घर थे वो उल्टे बने हुए थे, यानी कि उल्टे बनाते थे वो लोग। पहले छत बनाते थे, फिर उसकी बेस बनाते थे, दीवारें और बेस उसकी बाद में बनाते थे, उल्टा काम करते थे ये लोग। तो ये इसने स्टाइल किया बड़ा ज़बरदस्त था उस टाइम के साइंटिस्ट पे। उसके बाद जो इसकी सेकंड प्लेस है, आई थिंक मैंने यहाँ पे वो ऐड नहीं की हैं, तो चलें मैं वो भी शामिल कर दूँ क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के नाम। तो जहाँ पे सिर्फ इनकी शॉर्ट से समरी लिखी हुई है। अब जो उसकी सेकंड प्लेस है जो उसी आइलैंड पर रहते हुए जो विज़िट करता है, उनसे परमिशन लेके जो वहाँ पे जाता है, तो उसमें जो है ग्लब डब ड्रिब इस तरह करके नाम है। तो बड़ा अजीब सा नाम है इसका, तो काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ज़बान पे चढ़ेगा। तो वहाँ पे ये जो है देखता है कि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी एज हो चुकी होती है। फिर आगे जो इसकी फाइनल लैंड जो होती है लुगनैग जो होती है, वहाँ पे जो जाता है तो वहाँ पे इसको इमॉर्टल लोग मिलते हैं। तो उनको जो इमॉर्टल लोग हैं उनको कहा जाता है स्ट्रल्डबर्ग। ये टर्म इसने खुद इन्वेंट की थी और ये आज आपको डिक्शनरी में नज़र आएगी और रेफरेंस के साथ नज़र आएगी कि ये टर्म जो था जॉनथन स्विफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई है। और इसी में एक और इसने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि लुगनैग जो है ना ये वाली। इसका स्टोरी में जो इसकी लोकेशन बताई गई है वो जापान के पास का कोई सिटी बताया गया है, क्योंकि पता है कि जापान के लोगों की एज ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया में जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होता है वो जापान में पाया जाता है, तो लिहाजा उसने इसको उनसे एसोसिएट किया है। और उसने वहाँ पे मतलब ये दिखाने की कोशिश की है कि जो लोग थे उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी लेकिन वो लोग मर नहीं रहे थे, यानी कि इमॉर्टल लोग थे। तो जब उनकी एज 48 हो जाती थी तो वो लोग खुद को डेड समझते थे, यानी कि डेड के बाद वो लाइफ गुजार रहे होते हैं, मरने के बाद वाली लाइफ गुजारने, मतलब एक अजीब सा कंसेप्ट उसने दिया हुआ है। तो उसके बाद ये वहाँ से भी आ जाता है, किसी न किसी तरीके से वहाँ पे भी इसको निकाल दिया जाता है। अब जो उसका लास्ट और फाइनल जो उसका वॉयज है उसमें जो ह्यूनिम्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। इसमें 2 पार्ट जो हैं हमें दिखाए जाएंगे, एक ह्यूनिम्स हैं और एक याहूज़ हैं। तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ह्यूनिम्स जो हैं वो ह्यूमन जिसको हम कहते हैं, तो ह्यूमन असल में इसमें कहा गया है हॉर्सेस को, और याहूज़ जो है वो इंसानों को कहा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो मतलब जो ह्यूनिम्स हैं यानी कि जो घोड़े हैं वो उनके दरमियान कोई कंसेप्ट नहीं है झूठ बोलने का, और वो अपनी जो रेस है उसको एक ख़ास रेशो से उसको मतलब बढ़ाते हैं। उनको पता है कि हमने कितना काम करना है। उसके अलावा जो है ये एथलीट्स बड़े बेहतरीन किस्म के लोग हैं और ये एक दूसरे से बड़े मोहब्बत के साथ आपस में रहते हैं, और ये जो अपने डिसीजन ले लेते हैं फिर उन पर कायम भी रहते हैं। जबकि जो याहूज़ हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो ग्लॉटनी का उनमें बड़ा एक फैक्टर दिखाया गया है। याहूज़ यानी कि जो इंसान है, तो इस प्ले में इस नावल में ये भी
दिखाया गया है कि जो ह्यूनिम्स हैं वो राइड करते हैं याहूस को, इनके जो घोड़े हैं वो इंसानों पे सवार हुआ करते थे इस प्ले में, सॉरी इस पार्ट में। ग्लॉटनी है, इनमें लस्ट हैं, और इसमें जो शराब वो बड़ी ज़्यादा पीते थे जो याहूस थे, और गैम्बलिंग और जुआ वगैरह, जो ये 4 इंपॉर्टेंट किस्म के जो काम है ना इसमें काउंट करवाए हैं जिसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। तो असल में जो याहूस थे ये डायरेक्ट उसने इंस्पायर किया है अपने टाइम के इंग्लैंड के लोगों पे। उस टाइम पे वो लोग भी ऐसे ही कर रहे थे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है ये याहूस से नफरत करना शुरू हुआ, यानी कि यहाँ पे भी इसको लैंग्वेज का इशू आया। फिर इसको जो हॉर्स थे उनके साथ इसने उठना बैठना शुरू किया, और उसके साथ रहते रहते इसको इन सब चीज़ों का पता चला। शुरू में लैंग्वेज का इशू रहा, लेकिन फिर इसको ऐसा ऐसा पता चलना शुरू हुआ कि जो ह्यूनिम्स हैं ये मतलब परफेक्ट हैं, और जो याहूस हैं इनमें ज़्यादा जो हैं वो, यानी कि असल में उसने ये बताने की कोशिश की है कि जैसे हमारे कुरान पाक में भी है कि इंसान जो है जब मतलब अपनी ख्वाहिश के पैरवी करता है तो फिर वो जानवरों से भी घटिया ज़िंदगी गुजारता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने, अब उसने कुरान पाक तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जो नेचर है वो तो नेचर है, क्योंकि अल्लाह ताला के जो रूल्स हैं, जो कानून हैं वो नेचुरल हैं पूरी दुनिया में, यानी कि वो यूनिवर्सल है। तो इसके ख्याल के मुताबिक भी मुझे ऐसा लगता है कि जॉनसन स्विफ्ट के मुताबिक भी कि जो इंसान हैं वो जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद जो हम आगे फार्म हाउस भी पढ़ने वाले हैं उसमें भी यही दिखाने की कोशिश की गई है कि इंसान जो हैं जब अपने विल के पीछे चलते हैं तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो जानवर हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि जो याहूस हैं, जो जानवर इंसान हैं, वो एक घटिया लाइफ गुजार रहे थे। तो यहाँ पे फिर वो वहाँ पे रहता है, उनके साथ रहता है, और एटलीस्ट जो है फिर इसको ज़ाहिर घर वापस आना होता है। लेकिन ये पहला वॉयज था जिसमें इसको किक आउट नहीं किया गया था, यानी कि वहाँ से निकला था, यानी ज़ाहिर आना तो था इसने, लेकिन जहाँ पे जो जब आया था तो ये दुखी था, ठीक है। तो वापस आके, ये स्टोरी के अंदर की ही कहानी है, वापस आके जो हमारा गुलिवर है, कहानी के अंदर भी इसका नाम गुलिवर ही है, लेकिन पूरा नाम इसका गुलिवर नहीं है बल्कि लैम्यूल गुलिवर है, ठीक है। तो यानी कि गुलिवर जो है सॉरी ये जो वापस जब आता है अपने घर में तो ये अपने बीवी बच्चों से और अपनी सारी सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है, और उसकी बजाय वो क्या करता है 2 हॉर्सेस ले लेता है, उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और उसको ये फीलिंग आ रही होती है कि मैं वहाँ पे जो अपनी ये लाइफ गुजारा होता है, तो इसको मतलब जो याहूस से ये उनसे नफरत करता है, और जो ह्यूनिम्स हैं उनके साथ लाइफ गुजारने के लिए ये उन घोड़ों के साथ रहता है, और उसको उसकी फीलिंग आ रही होती है। तो यहाँ पे जो है इसको ये जो हमारा ये जो वॉयज है, ये जो हमारा वर्क है, इसको माना जाता है कि एक मिसनथ्रॉप था, जो जॉनथन स्विफ्ट है उसने शायद लोगों से नफरत करना शुरू कर दी थी एक्चुअली में। लेकिन ये एक्चुअली में जो नफरत दिखाई गई है ये जॉनथन स्विफ्ट की नहीं थी, बल्कि वो गुलिवर की अपनी थी। और ये जो हमारा पूरा प्ले है इसको हम मोक्ष यूटोपिया भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि थॉमस मोर ने जो बुक लिखी थी 1516 में यूटोपिया के नाम से, उसने ये बताया था कि किस तरह से जो लोग हैं, हाँ जी, कि जो लोग हैं किस तरह से उनको मतलब एक परफेक्ट जगह होनी चाहिए या हो सकती है। तो इसने उल्टा बताया था कि किस तरह से मोक्ष यूटोपिया भी होती है जिसमें कुछ भी ठीक नहीं होता। तो इस लाइफ दुनिया को वो मोक्ष यूटोपिया समझ रहा था, ठीक है। तो अब इस प्ले में एक्चुअली में वो जो था ना, वो इस टाइम पे जो वीकनेसेस थी ब्रिटिश सोसाइटी में उनको ठीक करना चाह रहा था। तो इसलिए उसने जो सारा वर्क था जो लिखा था वो असल में मिसनथ्रॉप नहीं था। तो ये शॉर्ट सी जो थी, आई थिंक कि इतना आज के लिए आप इतना ही कर पाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं।